हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 34वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 33 प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने सभी प्रैक्टिस सेट्स देख लिए होंगे। अगर आपने सभी प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें सभी के सभी प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जाकर आप उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेट्स में हम सभी 2025 में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कर रहे हैं। किसी न किसी पेपर में वो आए हुए क्वेश्चन हैं और इनको हम यहाँ पर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। जो मेन पेपर होता है डीएसएसबी का, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आपके सभी पाँचों सब्जेक्ट रिवाइज होते रहें। तो आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 34th। तो इसका हम सबसे पहले जो सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका कथन और उसके बाद दो कारण दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन सा कारण जो है इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट देखिए, डिस्पाइट बीइंग नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन, रीजन एक्स हैज़ नो इमर्ज एज अ मेजर एक्सपोर्टर इन द ग्लोबल सिल्क एक्सपोर्ट मार्केट। यानी अपने उच्च गुणवत्ता वाले रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद क्षेत्र एक्स वैश्विक रेशम निर्यात बाजार में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में नहीं उभरा है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? अब आप यहाँ पर नीचे दो रीज़न दिए हुए हैं। तो पहला रीज़न आपके सामने ये रहा, रीजन एक्स लैक्स डायरेक्ट एक्सेस टू मेजर इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। यानी कि क्षेत्र एक्स के पास प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों तक सीधी पहुंच का अभाव है। दूसरा दूसरा क्या है, द डिमांड ऑफ कॉटन इज हायर देन सिल्क इन ग्लोबल मार्केट। वैश्विक बाजार में रेशम की तुलना में कपास की मांग अधिक है। तो देखिए, हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो कथन है, जो इस कथन में बात कही गई है, उसके लिए कि जो प्रमुख निर्यातक के रूप में नहीं उभर पाया है, उसके लिए जो बेस्ट रीज़न हो सकता है वो क्या हो सकता है कि हो सकता है हमारे पास प्रमुख जो इंटरनेशनल हमारे ट्रेड रूट्स हैं, हो सकता है उनकी हमारे पास सीधी पहुंच ना हो। दूसरा वाला जो है ये यहाँ पर आपका सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा इससे पहले वाले से कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है कि रेशम की तुलना में कपास की मांग ज़्यादा है या कम है। तो सेकंड वाले को हम यहाँ पर नहीं देख सकते कारण के तौर पर। जो फर्स्ट वाला है अपना, उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रीजन एक्स है उसके पास प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों तक सीधी पहुंच का अभाव है। ये एकदम यहाँ पर जेन्युइन रीजन हमारा हो सकता है। तो ओनली वन जो होगा वो आपका एक पॉसिबल रीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉलोज द सेम एड। हमें बताना है कि जो पैटर्न इन दोनों में है वो इनमें से किस में फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं पहले क्या है। तो 2 से आया आपका 8, ठीक है, 8 से आया 32, 32 से 37, 3 से आया 27। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ क्या दिख रही है, तो 2 से जैसे ही 8 आता है, 2 से 8 आया और 3 से 27 आया, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि पहले वाले नंबर का क्यूब जो है वो सेकंड वाला है। यानी कि 2 का क्यूब आया आपका सेकंड वाला, ठीक है। और फिर ये कितना, 8 से आया 32 और 27 से आया 108। तो यहाँ से भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेकंड वाला जो है वो जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले में 4 की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। देखिए 8 इंटू 4 क्या आया आपका, 32 आया। और इसमें 27 इंटू 4 आप करेंगे तो 108 आएगा। ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 32 से 37 आया है, यानी कि यहाँ पर +5 हुआ है। और यहाँ पर 108 से 113 आया है, यहाँ पर भी आपका +8 हुआ है। यानी पहले वाले नंबर का क्यूब, फिर उस सेकेंड वाले का 4 टाइम्स और उसके बाद +5 यहाँ पर करना है। तो यही पैटर्न हमको देखना है कि ऑप्शन में यहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला देखिए, इसका क्यूब तो ये हो ही नहीं सकता। 6 का क्यूब 216 बिल्कुल सही है। लेकिन जब 216 का हम करते हैं 4 टाइम्स, 216 का हम 4 गुना करेंगे तो 864 आएगा। ये भी बिल्कुल सही है। 864 के बाद जब हम इसमें यहाँ पर 5 ऐड करेंगे, जब हम इसमें 5 ऐड करते हैं तो 869 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो सेकंड वाला जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वैसे देखने की हमको जरूरत नहीं है, टाइम ही वेस्ट होना है, ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन जो होगा आपका सेकंड वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी दो को भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज A/B मीन्स मदर। अच्छा, A/B मीन्स मदर, यानी कि मदर का मतलब देखिए, क्वेश्चन जो है आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है। अभी तक आपने क्या देखा होगा कि A/B का मतलब है A इज मदर ऑफ B। इसे पूरे सेंटेंस इस तरह से लिखे हुए होते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड में मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। A/B का मतलब है मदर। मदर का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि पहला वाला क्या है, A इज मदर ऑफ B, पहले वाले जो होगा वो ये रिलेशन होगा। जैसे A (B का मतलब है डॉटर, यानी A B की डॉटर है, ठीक है। A इज डॉटर ऑफ B,
ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा वाइफ, यानी ए इज वाइफ ऑफ बी, और A% बी का मतलब हो जाएगा ए इज फादर ऑफ बी। इसी तरह से हिंदी में आप देख सकते हैं ए अनुपात बी का मतलब है माता, यानी ए बी की माता है। ए क्वेश्चन मार्क बी का मतलब है ए बी की पुत्री है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, और A% बी का मतलब है कि ए बी का पिता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी आप बाद में कंफ्यूज हो कि किसको किसकी माता मानना है, किसको किसकी पुत्री मानना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा ये है कि विच मीन्स, ऐसा कौन सा इसमें है कि आपको बताना है कि पी इज द वाइफ्स फादर्स सिस्टर ऑफ जेड, यानी कि पी जेड की पत्नी के पिता की बहन है। ये आपका कौन से ऑप्शन से पता चलता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, पी क्वेश्चन मार्क आर। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है पुत्री, तो पी जो है वो पुत्री है किसकी, आर की। तो पी क्या है, पुत्री है आर की। आर एक स्टेप ऊपर आएगा। उसके बाद सेकंड क्या है, आर इज आर रेशो टी। तो आर रेशो का मतलब क्या होता है, मदर। आर इज मदर ऑफ टी। आर जो है वो मदर है, यानी कि आर का भी हमें यहाँ पर जेंडर पता चल गया किसकी मदर है, टी की। तो देखिए आर पी की भी मदर है और आर टी की भी मदर है। तो कहीं ना कहीं पी और टी जो है वो बहन बहन भी हो सकते हैं और बहन भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें टी का नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो अभी हम इसको थोड़ा कंफ्यूजन में रखते हैं। तो T%V यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। परसेंट का मतलब है पिता, यानी कि टी जो है वो पिता है वी का। टी इज फादर ऑफ वी, फादर होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। किसका फादर है, तो ये आपका वी का फादर है, तो वी आपका एक स्टेप नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, वी क्रॉस जेड। वी क्रॉस जेड का मतलब है, क्रॉस का मतलब ये देखिए यहाँ पर क्या है, वाइफ है। वी इज वाइफ ऑफ जेड, यानी वी वाइफ हो जाएगी किसकी, जेड की। तो जेड यहाँ पर मेल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने क्या कहा था कि पी जो है वो जेड की पत्नी की बहन है। पी क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं पी क्या है। पी और जेड में रिलेशन में बताना है। तो देखिए जेड की पत्नी, बिल्कुल सही है, जेड की पत्नी, जेड की पत्नी के पिता, जेड की पत्नी के पिता, बिल्कुल सही बात है। जेड की पत्नी के पिता की बहन पी, यहाँ पर जो बिल्कुल सही जो हो जाएगा आपका पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आंसर आपके नहीं है, एक ही आंसर होगा, तो बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब देखिए ये नसीब की बात है कि पहली बार में ही आपका जो आंसर है वो यहाँ पर सही निकल आए, पहला वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। अगर पहला वाला सही नहीं होता है तो फिर आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, PQRSTUV ईच हैव एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे। देखिए एग्जाम वाले क्वेश्चन भी आपके कई बार आते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब हमें बताना है कि किसका एग्जाम कब है। सबसे पहले इसने कहा है कि क्यू हैज़ एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे, क्यू का एग्जाम आपका वेडनेसडे को हो गया। एग्जैक्टली 4 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 4 लोगों का एग्जाम है। ठीक है, तो यू और वी के बीच में 4 लोगों का एग्जाम है। वी आपका इधर भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है कि कहाँ होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमें इसको कहाँ पर बिठाना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्या कहता है, नन ऑफ हुम, अच्छा इसमें से किसी का भी एग्जाम जो है वो मंडे को नहीं है। ना तो यू का एग्जाम मंडे को है, ना ही आपका वी का एग्जाम मंडे को है, तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते। यानी कि ना तो यहाँ पर हम यू को ले सकते हैं, ना ही यू वी को ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम यू को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 वी आपका यहाँ आ जाएगा, और अगर वी को यहाँ पर लेते हैं तो यू आपका यहाँ आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों में से यू और वी आपके आएंगे, लेकिन अभी नहीं पता है कि कहाँ आएंगे। चलते हैं आगे, आगे क्लियर हो जाएगा क्या कहाँ पर आएगा। पी हैज़ एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एस, एस का भी हमें नहीं पता है, तो इसने कहा कि पी का एग्जाम जो है वो एस से एकदम पहले है। ठीक है, तो यानी कि एस का बाद में होगा, पी का उससे पहले होगा। आगे क्या है, एंड टी हैज़ एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एस, टी का एग्जाम जो है वो एस के बाद है। ठीक है, तो एक हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर ये बनती है कि 3 लगातार हमें यहाँ पर हमें रखने हैं। तो 3 आपके यहाँ पर देखिए, या तो ये 3 रखने होंगे या तो ये 3 रखने होंगे। अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है ये और क्लियर हो जाए। उसके बाद चलते हैं, टी हैज़ एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू, टी का जो एग्जाम है वो यू से एकदम पहले है, यानी कि टी के बाद यू एग्जाम जो हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्लियर हो गया है कि PSTU 4 लोग हमें एक साथ बिठाने हैं और 4 प्लेसेस हमारे सिर्फ और सिर्फ यहीं पर खाली हैं। ठीक है, तो देखिए इससे 2 चीज़ क्लियर होगी कि एक तो आपका पी यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ पर आएगा, टी यहाँ पर आएगा और यू यहाँ पर आएगा। देखिए यू और वी वाला जो ये कन्फ्यूजन था ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, क्लियर हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यू आपका यहाँ पर आ गया तो हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा वी आ जाएगा। अब एक ही बचा है, उसको हम मंडे में बिठा देते हैं। तो मंडे में हमारा कौन बचा हुआ है, मंडे के लिए हमारे पास बचा हुआ है आर। सब बैठ चुके हैं, सिर्फ आर बचा है, तो आर आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि पी और वी के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है। तो पी आपका कहाँ है, पी आपका ये रहा और वी आपका ये रहा। इसके बीच में एग्जाम किसका है, क्यू का एग्जाम है। एक आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, विच लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग। आपको बताना है ऑड वन आउट क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं हम नंबरिंग करते हैं। ओ की, ओ आपका 15 होता है, के आपका कितना 11 होता है, एल आपका 12 होता है, एच आपका 8 होता है। ठीक है, वी आपका 22 है, आर आपका 18 है और डी आपका 4 है और जेड आपका 26 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस मतलब -4 -4 -4 और -4 सब में हो रहा है। तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब इस सेकंड वाले से हमको पता चलेगा कि इनमें क्या कौन डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं सेकंड वाले को भी।
एच आपका 8 होता है, जेड आपका 26 होता है। उसके अलावा ई 5 होता है, डब्ल्यू आपका 23 होता है, ओ आपका 15 है, एफ 6 है और डब्ल्यू जो है वो आपका 23 है और ओ आपका यहाँ पर 15 होता है। तो अब देखना यहाँ पर गैप जो है वो कितने का है, तो देखते हैं गैप आपका यहाँ पर कितने का हो जाएगा। एच से आया आपका जेड, यानी कि यहाँ पर कितना है, एच 8 है तो 8 से 26 कितना, यहाँ पर 18 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है हमारा, 8 8, हाँ। उसके बाद 5 से चलते हैं 23 पर, यहाँ पर कितने का गैप है आपका, तो यहाँ पर भी आपका 18 का गैप है। 15 से आया 6, तो 15 से 6 पर आने का क्या मतलब है, तो 15 से देखिए 26 टोटल हमारे वर्ड है, तो 15 10 25 11 हो गए और 11 और 6 आपके कितने, यहाँ पर देखिए 17 का गैप आपको देखने के लिए मिल रहा है। और 23 से 15, तो 23 से 3 चलेंगे 26 होगा, 3 ये और 15 ये, तो यहाँ भी क्या है आपका 18 का गैप है। तो देखिए ये थर्ड वाला जो है ये आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो VROF वाला आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, अलग है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको बताना है कि इन पर बेस ये क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने, इफ ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट, यानी कि वोवल में आपको +1 करना है एंड द कॉन्सोनेंट टू द प्रीवियस, यानी कॉन्सोनेंट में आपको -1 करना है। और उसके बाद बताना है कि जो कौन सा ऐसा, कितने ऐसे यहाँ पर एक क्लस्टर हैं जिनमें एक भी वोवल नहीं होगा, ठीक है, जिनमें एक भी वोवल क्या है, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या वोवल जो होगा, वोवल में आपको +1 करना है और कॉन्सोनेंट में एक माइनस करना है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, ए ई आई ओ यू, इनसे एक पहले का आपको पता होना चाहिए और एक बाद का आपको पता होना चाहिए। तो पहले आ जाएगा आपका जेड, बाद में आ जाएगा बी, ई से पहले आ जाएगा आपका क्या, डी, और बाद में आ जाएगा आपका एफ, आई से पहले आपका क्या आता है, एच, और जे, एन, पी, टी और वी। यानी कि देखिए कॉन्सोनेंट में -1 करना है, तो जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट आपके बी एफ जे पी वी होंगे तो समझ लीजिए उसमें आपका वोवल जो है वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे पहले क्या है आपका वोवल है। तो देखिए वोवल आपका पी इसमें आ रहा है, पी आपका क्या है लास्ट वाले में आ रहा है। उसके बाद एफ क्या किसी में है, एफ आपका किसी में नहीं है, जे किसी में है, जे नहीं है, पी आपका किसी में है, पी आपका इसी में था, वी क्या किसी में है, तो वी आपका देखिए इसमें आपका यहाँ पर आ रहा है। देखिए पी आपका इसमें आ रहा है, वी आपका इसमें आ रहा है। तो देखिए 3 हमको ऐसे मिल चुके हैं जिनमें एक जो आपका है वोवल से आगे वाला कॉन्सोनेंट है, तो एक माइनस करेंगे जैसे कॉन्सोनेंट में तो वो आपका वोवल में चेंज हो जाएगा। अब आपका बचा है एन यू ओ, तो एन यू ओ, एन यू ओ का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए एन यू ओ कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब एक ही ऐसा क्लस्टर होगा जिसमें एक भी वोवल आपका नहीं होगा, जब वोवल को +1 और कॉन्सोनेंट में -1 यहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, ये क्या है, देखिए एक वर्गाकार मेज। अभी तक आपने क्वेश्चन करे होंगे सर्कुलर टेबल के, लेकिन अब आया है क्वेश्चन वर्गाकार, इस तरह की टेबल है, ठीक है। तो इस तरह की टेबल पर जब भी बैठेंगे तो ये ध्यान रखना कि 4, यहाँ पर देखिए 8 लोग बिठाने हैं, तो 8 लोग बिठाने हैं तो 4 लोग तो बिल्कुल बीच बीच में बैठेंगे और 4 लोग जो है वो आपके यहाँ कॉर्नर पर बिठाएंगे। इस तरह से इसका सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ये 4 लोग आपके कॉर्नर पर होंगे और 4 लोग यहाँ पर बीच में होंगे। इसने क्या कहा है, जैसे जैसे ये बोलता है ऐसे ऐसे ही हम यहाँ पर करते हुए चलते हैं। और ये पता कैसे चल रहा है कि 4 लोग कॉर्नर पे हैं, तो मोस्टली यही होता है। और वैसे यहाँ पर देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो बीच में लिखा भी है ए सीट एट द कॉर्नर, ए जो है वो किसी कोने पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, पहले हम ए को ही बिठा लेते हैं। इसने कहा ए कॉर्नर पर बैठा है तो हम पहले ए को ही बिठा लेते हैं, उसके बाद चीज़ें हमारी आसान होती चली जाएंगी। हमने ए को बिठा लिया है, ए आपका कोने पर बैठा हुआ है, तो सी सिट सेकंड टू दी राइट ऑफ ए। देखिए ए से ही रिलेटेड आ गया है आपका, सी जो है वो ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब इन्होंने सबने केंद्र की ओर मुँह कर रखा है, तो ए का जो दायां है वो इस साइड में होगा, ठीक है। तो ए क्या कह रहा है कि दाएं साइड में तीसरे स्थान पर बैठा, सॉरी सेकंड दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला दूसरा सी आपका यहाँ हो जाएगा। सी आपका कहाँ हो जाएगा, इस वाले कॉर्नर पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है इसने, नेक्स्ट क्या कहा है इसने, जेड एंड वाई हैव 3 पीपल बिटवीन देम। जेड और वाई के बीच में 3 लोग हैं, तो भी हमें नहीं पता कि वो 3 लोग कहाँ हैं और इनको कहाँ पर बिठाना है, तो भी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। चलते हैं आगे। जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जेड जो है ए का इमीडिएट नेबर है। अब हमें पता नहीं कि जेड यहाँ आएगा या फिर आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो जेड अगर यहाँ है तो ए वाई आपका यहाँ होगा, जेड अगर यहाँ है तो वाई आपका यहाँ होगा। अभी हमें नहीं पता है, कन्फर्म करते हैं कि कहाँ पर होगा, ठीक है। तो अभी हम वाई को हटा देते हैं, सिर्फ जेड को यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि अभी वाई का हमें पता नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए देयर आर 3 पीपल बिटवीन ए एंड डी। ए के लेफ्ट से अगर काउंट करें तो ए और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3। ए और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यानी कि डी जो होगा वो आपका इस कॉर्नर पर आ जाएगा, ठीक है। और डी क्या होगा आपका इस कॉर्नर पर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं देयर आर 3। अच्छा, ए सिट एट द कॉर्नर, ए डब्ल्यू इज टू द राइट ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ सी। डब्ल्यू जो है वो सी के राइट में बैठा, इमीडिएट राइट में, तो सी आपका यहाँ पर है तो डब्ल्यू आपका कहाँ जाएगा, डब्ल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अगर डब्ल्यू आपका यहाँ पर आएगा तो जेड आपका फिर यहाँ पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा था कि जेड और वाई के बीच में 3 लोग हैं, तो जेड और वाई के बीच में 3 लोग, चाहे तो आप इस साइड से काउंट करें चाहे तो इस साइड से काउंट करें, आपका वाई यहाँ पर होना चाहिए। तो वाई यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि सी के पास में बैठा है आपका डब्ल्यू, इसलिए जेड की जो पोजीशन है वो हमारी जिससे पहले है,
ये वाली यहाँ पर सही हो जाएगी और इसके सामने आपका y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस z को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या बचा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं x इज नॉट ए नेबर ऑफ y, x जो है वो y का नेबर नहीं है। दो ही प्लेस हमारे बचे हैं, एक तो ये और एक तो ये y के पास है, तो x आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है, यानी कि x आपका a के पास आ जाएगा, सॉरी x आपका a के पास आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका b बचा हुआ है तो b आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब इसने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन b एंड w, b और w के बीच में कितने लोग बैठे हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ w, अगर w के लेफ्ट से हम काउंट करना शुरू करें, यानी w के लेफ्ट से इधर होगा तो w आपका यहाँ है, b आपका यहाँ है, तो 1 2 3 4, 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, विच अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी नंबर आए तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में क्या सारे नंबर अलग अलग हैं। अगर सारे नंबर अलग हैं तो फिर आपको ये ABCD में ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप नंबर में ऑपरेशन लगाइए और आपका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए पहला आया 15, 15 से 26, तो डिफरेंस देखें तो 11 का है, अभी 26 से हमें नहीं पता है, इससे नहीं पता है, तो 48 से अगर हम देखें 59, तो ये भी आपका 11 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 11 का ही डिफरेंस होगा। तो 26 में हम यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो 37 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आप 37 से भी 11 ऐड करके यहाँ पर देख सकते हैं तो 48 ही आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, सेलेक्ट दी ऑप्शन। अच्छा, जो पैटर्न इनमें फॉलो हो रहा है वही बताना है कि आपको ऑप्शन में किस में फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे, देखिए L को हमने 1 नंबर मार्क कर दिया, L 1 है, U 2 है, N 3 है और G आपका 4 है। तो देखिए U आपका 1 2 3 4 पहले में आपका ये है, दूसरे में क्या जाएगा, U कहाँ पर है आपका, सेकंड नंबर पर है, तो क्या जाएगा आपका 2 और G आपका 4 है तो 2 4, उसके बाद आया आपका N आपका 3 है और 1, ये आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें G आ रहा है, तो G आपका कितना था, G था 4 और उसके बाद N कितना था, N था हमारा 3 और उसके बाद आपका U, तो U आपका 2 था और ये आपका 1 था। तो यहाँ पर देखना है हमें कि पहले के बाद सेकंड वाले में दूसरा आया है और फिर चौथा आया है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इस तरह से हमें देखते हुए चलना है। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर W है, ठीक है, सेकंड पर E है, थर्ड पर आपका S है और T आपका फोर्थ पर है। तो पहले पे तो W रहेगा, सेकंड में आपका क्या जाएगा, सेकंड पर E आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है और थर्ड में देखें तो फोर्थ वाला भी यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल सही हो रहा है। तो पहले वाले से हमारा जो है पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। सेकंड में देखते हैं OX, ठीक है, हमें क्या देखना है, पहला दूसरा और चौथा, तो पहला O है, दूसरा X है और चौथा आपका S है, तो O X और S सेकंड वाला भी आपका यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है। थर्ड वाले को अगर देखें तो C ये O से और ये आपका D से, तो ये भी आपका एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अगर इसको देखें तो देखिए यहाँ पर भी ये Y था, यहाँ पर भी Y था, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पर आपका L से ये स्टार्ट होना चाहिए था हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं अब सेकंड वाला देखते हैं। हमने पहले वाले प्लेस से एक को एलिमिनेट कर दिया है, अब दूसरे वाले प्लेस से दूसरे बाकी को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए दूसरे प्लेस पर 2 है, फिर 4 आया, फिर आपका 3 आया, ठीक है, तो दूसरे पर प्लेस पर क्या है, यहाँ तो 2 ही रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, यानी कि T आना चाहिए था, तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो चुका है। अगर सेकंड वाले पर चलते हैं तो सेकंड वाले का सेकंड देखिए X तो आपका रहेगा ही और यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये बिल्कुल सही है सेकंड वाला 4, और 4 के बाद यहाँ पर थर्ड नंबर वाला आना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। थर्ड वाला आपका E है, यानी कि सेकंड वाला हमारा एलिमेंट अभी नहीं हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड वाला, तो देखिए यहाँ पर O है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ कौन सा आना चाहिए था, यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर आना चाहिए था, लेकिन आपका यहाँ पर C आ रहा है, C आपका फर्स्ट नंबर पे है, हमारा आना क्या चाहिए था, फोर्थ नंबर वाला, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एलिमिनेट हो चुका है। देखिए फर्स्ट वाला पहले ही एलिमेंट हो गया था, फोर्थ वाला, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड भी एलिमेंट हो चुके हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका डायरेक्शन वाला है, तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा है कि रोमन स्टार्ट करता है एक पॉइंट ए से और वॉक 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर आपका ईस्ट में चलता है, ठीक है। रोमन आपका पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, 30 मीटर ईस्ट में चलता है। उसके बाद ये क्या करता है, टर्न्स लेफ्ट एंड 45, लेफ्ट टर्न लिया इसने और 45 चला। उसके बाद ये राइट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है, राइट टर्न लिया 10 मीटर चला, फिर राइट लिया और 25 चला, राइट लिया और 25 चला। उसके बाद पॉइंट बी पर ये जाकर रुक गया, पॉइंट बी पर जाकर रुक गया। उसके बाद क्या है कि पॉइंट जेड, अच्छा मोहन जो है वो स्टार्ट करता है पॉइंट जेड से, जो कि 5 मीटर साउथ में ए से, यानी ए आपका यहाँ पर था, तो ये हमने मान लिया 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपका कौन शुरू करता है, पॉइंट जेड शुरू करता है। तो पहले किधर जाता है, पॉइंट जेड जो है वॉक करता है वेस्ट में 25 किलोमीटर, तो वेस्ट में जाता है 25 किलोमीटर। उसके बाद ये क्या करता है, ये
राइट टर्न लेता है और फिर से 25 किलोमीटर जाता है। राइट टर्न ऊपर होगा और कितना जाएगा 25 किलोमीटर होगा, क्योंकि देखिए ये 5 है तो ये इससे ऊपर होगा 25 किलोमीटर। अब ये कह रहा है यहाँ पर जाकर ये रुक जाता है एक्स पर, एक्स और बी के बीच में, यानी कि बी आपकी ये थी जहाँ पर ये रुका था, एक्स आपका ये है जहाँ पर ये रुका है। अब इसने पूछा है कि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहे हैं। तो देखिए कैसे देखेंगे, यहाँ पर आपकी क्या है, ये यहाँ से चला 25 चला, ऊपर ये फिर 25 चला। अब देखिए ये यहाँ पर 25 मीटर चलता है, ठीक है। अगर यहाँ की बात, इसकी बात करें हम, इसकी, ये पहले 45 चला था, इधर 10 चला और फिर नीचे 25 आया। 25 आने का मतलब ये है कि अगर 45 में से हम 25 घटा देंगे तो ये जो डिस्टेंस है आपकी 20 बचेगी। ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी 20 बचेगी। और अगर यहाँ पर देखें तो ये आपकी 5 थी और ये आपका 25 चला, यानी कि ऊपर वाली जो डिस्टेंस है ये भी आपकी 20 बचेगी। कहने का मतलब ये है कि एक्स और बी जो है हमारे ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, सीधी रेखा में है। तो अब यहाँ पर बताना है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो उसको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कैसे काउंट करेंगे। तो हम इधर से चलते हैं, ये कितनी थी आपकी 10 थी, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपकी 10 हो जाएगी। 10 आपकी ये हुई। उसके बाद क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला था, ये 30 चला था, ये आपका 30 चला था, तो 10 ये हुई, 30 ये हुई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला था, ये आपका 25 चला था, तो ये भी आपकी 25 हो जाएगी। तो देखिए इस टोटल को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 30 और 10 आपका 40, 40 और 25 65 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जो है हमारा जनरल अवेयरनेस का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी मीटर्स इज द एवरेज हाइट ऑफ पूर्वांचल हिल अबव सी लेवल। पूर्वांचल पहाड़ियां समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितने मीटर है। 500 से 3000, 800 से 6000, 200 से 1000 या फिर 400 से 2000। तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनकी एवरेज हाइट जो है वो आपकी 500 से लेकर 3000 मीटर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, Which of the following are the two branches of Luni river that meet each other at गोविंदगढ़। लूनी नदी की निम्नलिखित में से कौन सी दो शाखाएं हैं जो गोविंदगढ़ में एक दूसरे से मिलती हैं। तो कौन सी आपकी साबरमती और सरस्वती है, धनिश्री और पुथीमारी है, बिंदुसारा और सबरी, या फिर गिरना और पंजारा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो आपकी लूनी नदी है ये हमने आपको पहले भी बताया था, ये कहाँ से निकलती है। ऐसा कुछ, लूनी नदी का पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। ये अरावली रेंज की पुष्कर घाटी जो है, जो आपकी कहाँ अजमेर के पास है, वहाँ से दो शाखाओं में निकलती है, ठीक है, दो शाखाओं में निकलती है, जिनमें एक है आपकी सरस्वती और दूसरी है आपकी साबरमती, ठीक है। दो शाखाओं में निकलती है और गोविंदगढ़ में जाकर ये दोनों मिल जाती हैं और लूनी नदी का निर्माण करती हैं। कहाँ पर, गोविंदगढ़ में, ये आपकी लूनी नदी बन जाती है। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती और सरस्वती जो है वो आपकी यहाँ पर इस दो शाखाओं में निकलती है और गोविंदगढ़ में जाकर आपकी ये लूनी नदी एक दूसरे में मिल जाती है और फिर ये लूनी नदी बन जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। Among the given option, which of the following state of India had the highest sex ratio as per census 2011। दिए गए विकल्पों में से जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात था। हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या फिर मणिपुर में। देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो था वो आपका केरला का था, केरला का था। और वो कितना था, वो था आपका 1084, मतलब यानी 1000 मेल पर 1084 फीमेल थी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में केरला नहीं है, तो फिर इसलिए आपको जो हाईएस्ट 5 सेक्स रेशियोज हैं किन स्टेट्स के हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए टॉप पर था आपका केरला, सेकंड की बात करें तो वो था आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो वो थी आपकी 996। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो स्टेट की बात हम कर रहे हैं आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी थी, 993 थी। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर आता है वो आता है आपका चंडीगढ़ नहीं, आपका छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ में कितना है आपका 991। और उसके बाद बात करें तो आता है आपका मेघालय में है आपकी 996 है, ये 991 है। और अगर मेघालय की बात करें तो 989 है, ठीक है। तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991 और मेघालय 989। ये आपकी स्टेट की बात होगी। अगर आपसे पूछे कि यूटीज़ में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो था वो आपका कहाँ का था, वो था आपका पुदुचेरी का।
ये भी हमने आपको बता रखा है। और यहाँ पर जो है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो वो थी आपकी 1037। ओवरऑल अगर यूटीज़ और स्टेट्स की बात करें तो टॉप पर था आपका केरला और सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है यूटीज़। क्योंकि यहाँ पर देखिए यूटीज़ को नहीं पूछा था, सिर्फ राज्य की बात करी थी, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका तमिलनाडु सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे बात करें कि जो नेशनल रेशो था, नेशनल सेक्स रेशो जो है वो आप भारत का कितना है, पूरे भारत का ओवरऑल, तो वो था आपका 943, यानी कि 1000 मेल पर 943 महिलाएं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आना है सेंसस से रिलेटेड वो आपका 2011 से ही आएगा, क्योंकि 2021 में आपकी सेंसस नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, हु इज द फर्स्ट फीमेल एथलीट टू बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? अंजलि भागवत, कर्णम मल्लेश्वरी, अंजू बॉबी जॉर्ज या फिर MC मैरी कॉम। ये मेजर ध्यानचंद जो है इसको क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न। पहले इसको क्या कहा जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न। और ये स्पोर्ट्स में हाईएस्ट जो था अवार्ड था, सबसे ऊंचा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से था, लेकिन अब इसको इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। तो ये पूछा है कि सबसे पहले किस एथलीट को, किस महिला एथलीट को राजीव गांधी खेल रत्न या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्णम मल्लेश्वरी। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये आपकी किस खेल से, किस स्पोर्ट से हैं, तो ये है आपकी वेट लिफ्टिंग से। इसके ये आपकी वेट लिफ्टर हैं और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 2000 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। और सन 2000 में जो आपके ओलंपिक हुए थे उनमें एकमात्र जो भारत का पदक आया था वो इनकी वेट लिफ्टिंग से ही आया था, यानी इन्होंने ही जीता था। इसके लिए इनको, इससे पहले भी इनको 1994 में क्या है, अर्जुन अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1999 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ईयर भी याद रखना है, कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है यदि आपातकाल उद्घोषणा परिवर्तन में हो? आर्टिकल 254, आर्टिकल 255, आर्टिकल 250 या फिर आर्टिकल 253। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 250 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का सूत्र है? तो ये आपको बताना है। तो MPS आपका होता क्या है? MPS जो आपका क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो MPS देखिए, MPS होता है कि जब इनकम हमारी बढ़ती है, जब क्या है, इनकम इंक्रीज होती है, तो ये पता लगाना कि हमारी जो सेविंग है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, वो कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, ये क्या होता है आपका MPS कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए, और ये इसका सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। तो MPS जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन सेविंग। चेंज को हम डेल्टा से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब है चेंज इन सेविंग, यानी सेविंग में कितना चेंज आया, कितनी बढ़ी है, और डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, चेंज इन टोटल इनकम। तो इनकम को हम यहाँ पर वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा ये आपका इसका फॉर्मूला होगा। तो डेल एस अपॉन डेल वाई जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी जो इनकम है वो 100 रुपये बढ़ती है, इनकम अगर आपकी 100 रुपये बढ़ती है और आपने उसमें से 20 रुपये बचा लिए, आपने सेविंग जो है उसमें से 20 रुपये बचा लिए, तो आपकी जो MPS वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 20/100, यानी कि 0.20 जो होगी वो आपकी यहाँ पे MPS वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया पायनियर्ड माइक्रो फाइनेंस इन 1974। भारत के निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 1974 में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की थी? अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस, ESAF माइक्रो फाइनेंस, सेवा बैंक या फिर आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी आपकी सेवा बैंक ने। सेवा में आपका इस सेवा की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो सेवा जो है, सेवा की फुल फॉर्म होती है आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जिसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। ईयर आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन बैंक। तो इसकी शुरुआत जो है की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 इन लाइफ टाइम कैटेगरी फॉर फुटबॉल। फुटबॉल के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। तो हमने आपको बताया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है पहले तो वो दिया जाता है कोच को, ठीक है, कोच को, और इसकी दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होती है आपकी लाइफ टाइम अवार्ड और एक होता है आपका नॉर्मल अवार्ड। नॉर्मल अवार्ड दिया जाता है जो आपके 4 साल, पिछले 4 साल में जिस कोच ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कराया हो अपने टीम को या अपने खिलाड़ियों को, और जो लाइफ टाइम वाला होता है वो आपका दिया जाता है पिछले 20 साल के प्रदर्शन को देखते हुए, कि जिस कोच ने 20 साल तक मेहनत करी हो उसको लाइफ टाइम वाला अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर लाइफ टाइम की बात हो रही है, तो ये दिया गया था आपका बिमल प्रफुल्ल घोष को। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी जानते हैं कि डलहौजी की राज्य हड़पने की जो नीति थी उसी को ये कहा गया था। तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल, किस ब्रिटिश शक्ति के विस्तार का कारण बनने वाली व्यापकता का सिद्धांत को जो है किसने मतलब दिया था, किसने पेश किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और लॉर्ड डलहौजी उस टाइम क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और कब से कब तक रहे आप जानते हैं, 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है। तो इसका ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस का लास्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री। आरबीआई के पूर्व गवर्नर को किस सरकारी विभाग मंत्रालय के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये आपका सही है। डिपार्टमेंट, ये आपके गलत हो जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कार्यालय में उनको सचिव नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जीएस के आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस देखने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द एवरेज वेट ऑफ मंदर, केतन एंड तुषार इज 46 kg इफ एवरेज वेट ऑफ मंदर एंड केतन इज 41 एंड that of केतन एंड तुषार इज 46, then weight of केतन इज। मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन जो है वो 46 किलोग्राम है। तो देखिए मंदार और केतन और तुषार एवरेज जो है 46 है, तो हम टोटल अगर वेट निकालेंगे तो 46 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई 3 होता है एवरेज में, तो इस 3 को हम यहाँ इधर ले गए तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, इसलिए हमने क्या किया, इसको टोटल एज हमारी निकाल ली। अब इसने दी है क्या, मंदार और केतन की, मंदार प्लस केतन की आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, कितना है 41 है, तो 41 है और 2 लोग हैं तो इंटू 2 हो जाएगा। तीसरा इसने दिया है कि केतन और तुषार यानी कि के प्लस टी का जो हो जाएगा कितना है 46 है, तो 46 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 लोग हैं। अब इनकी हम जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना कितना आता है, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13 और 41 दूनी आ जाएगा आपका 84, 41 दूनी सॉरी 82 और 46 दूनी आ जाएगा आपका 45 दूनी 90, तो 40 दूनी आपका 92 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, m प्लस के की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, m प्लस के की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो t की आ जाएगी, यानी कि तुषार की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और फिर तुषार की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो केतन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, केतन की एज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, यानी इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लें, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लें तो एम के से एम के कट जाएगा, और ये आपका 138 में से 82 यहाँ पर माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, और आपका आ जाएगा 8 4 12 8 5 13 56 आ जाएगा, यानी कि जो तुषार की एज है वो आपकी 56 यहाँ पर आ गई। अब तुषार की एज को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारी केतन की एज जो है वो आ जाएगी, तो केतन की कितनी आ जाएगी 92 माइनस 56 आएगा, तो देखिए कितना आएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 3 8 आपका 36 जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। केतन की जो आयु है, केतन का जो सॉरी आयु नहीं, यहाँ पर वजन की बात हो रही है, केतन का जो वेट है आपका 36 किलोग्राम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, ये आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कहता है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 17 मिनट, पाइप ए जो है वो किसी टैंक को 17 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी जो है इसको 16 मिनट में भर सकता है। मिनट की बात हो रही है तो मिनट में ही बात करेंगे। इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 4 मिनट, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो पहले इनका क्या एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, दोनों आपस में क्या है को प्राइम है, तो इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई जो होगी वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हमारा यूनिट वर्क आ जाएगा। तो ये क्या है आपका 272 यूनिट वर्क मान लीजिए। तो ए की जो एफिशिएंसी वो आपकी 16 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आपकी 17 आ जाएगी, ठीक है। इसने क्या कहा है कि दोनों मिलकर
दोनों मिलकर 4 मिनट तक काम करते हैं, यानी कि दोनों पाइप को जो है 4 मिनट तक एक साथ ओपन किया जाता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, ए प्लस बी 16 दूनी 32, 33 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, 33 यूनिट इन्होंने कितने मिनट तक किया, 4 मिनट तक किया। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक 13, यानी 132 यूनिट जो पानी है वो यहाँ पर भर चुका है। अब बचा कितना है, इसने यही पूछा है कि देन हाउ मच एडिशनल टाइम इन मिनट विल पाइप बी टेक टू फिल इन द रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट हमें निकालना होगा। 132 भर चुका है कितने, 272 में से। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 0 में से आपका 2 में से 2 गया 0 और ये आपका 140 बचेगा। ठीक है, 140 आपका यहाँ पर बचेगा। तो 140 को कौन भरेगा, बी भरेगा। बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 17 है। तो 140/17 और इसी फॉर्म में आपका आंसर भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे टोटल पूछता टोटल मिनट कितनी है, तो देखिए 4 मिनट पहले काम हो चुका है और बाकी काम ये है, तो इसमें हम +4 कर देते और अपना यहाँ पर आंसर निकाल लेते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, इफ 30 वर्कर्स अर्न 4000 इन 4 डेज हाउ मच विल 53 वर्कर्स अर्न इन 6 डेज। तो हम जानते हैं MDH वाला फॉर्मूला। ठीक है, मंथ डेज यानी मैन डेज और आवर और नीचे आता है आपका वर्क, पहले का, और इज इक्वल टू सेकेंड मैन इंटू डेज इंटू आवर इंटू वर्क 2। ठीक है, तो पहले में क्या है, आपका मैन दिए हैं, वर्क दिया है और आपका डेज दिए हैं। तो मैन कितने हैं आपके 30 है। ठीक है, डे आपके यहाँ पर 4 दिया है, आवर आपका नहीं है। तो डिवाइडेड बाई कितना वर्क करते हैं, 4000 रुपये का, तो 4000 आपका नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू कितने लोग, हाउ मच, वर्कर की बात करते हैं नहीं, 53 मजदूर। तो यहाँ पर देखिए मैन तो दिया है 53 इंटू 6 डे भी दिया है और हमको बताना है कि कितने रुपए में जो है करेंगे। तो 53 मजदूर 6 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सीधा यहाँ पर हो गया है। अब देखिए 0 से आपका यहाँ पर 0 कटा है, 4 से ये आपका 100 बार। ठीक है, अभी 3 से आपका यहाँ पर 2 बार कटता है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आएंगे, एक्स को हम इधर ले आएंगे और 53 दूनी आपको कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। यानी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 106 और 100 की 2 जीरो आएगी आगे, यानी 10,600 रुपये आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, ए मैन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर, 297 किलोमीटर एंड 104 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 35 kmph, x kmph एंड 52 kmph। इसने कहा है कि इफ इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज 48 kmph देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर पता करनी है। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो पहले हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो 385 है, 297 है और 104 है। इन तीनों को जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 786 किलोमीटर आता है। और अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो हम यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम अपॉन स्पीड से, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। देखिए डिस्टेंस हमारी दी है 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, और स्पीड आपकी कितनी दी है, स्पीड दी है आपकी 35 किलोमीटर, 35 kmph प्लस पहला टाइम भी आ जाएगा, ये क्या हम निकाल लें, टोटल टाइम निकाल लें। दूसरा है आपका 297 किलोमीटर और स्पीड आपकी x दे रखी है, इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है। और तीसरी जो है वो क्या है, तीसरी जो डिस्टेंस है वो 104 किलोमीटर है और जो स्पीड है वो आपकी 52 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, 35 से इसको काटते हैं तो 35 एक बार और फिर से एक बार, 11 यहाँ पर आ गया, 11 प्लस ये कितनी बार, ये आपका 2 बार कटेगा, 11 + 2 यानी कि इसको मैं डायरेक्टली 13 ही लिख देता हूँ। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पर कम हो जाएगा, 13 + 297 डिवाइडेड बाई x। अब इससे आपको घबराना नहीं है कि भाई अब इसको कैसे काटें, क्या करें क्या नहीं करना। अब ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। बस अभी मैं इस ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ क्योंकि हमने टोटल टाइम निकाल लिया है। टोटल टाइम जब निकाल लिया है तो अब देखिए हमारे पास टोटल टाइम है और टोटल डिस्टेंस है 786 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज जो स्पीड है वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। एवरेज ये आपकी क्या है, ये आपकी डिस्टेंस है। तो स्पीड आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी 786 डिवाइडेड बाई 13 + 297 डिवाइडेड बाई x। और जो स्पीड है वो हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है, एवरेज स्पीड जो दे रखी है वो हमको 48 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कटता है उसको यहाँ पर काट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको 2 से ही हम यहाँ पर काट लेते हैं। 2 से अगर काटेंगे तो देखिए 2 से ये 24 बार कटेगा और ये 2 से 2 3 6 2 में 18 और फिर से 2 3 6। तो अब ये देखिए फिर से यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 और 3 1, फिर ये कितना कटेगा 3 8 24, ये आपका 8 बार यहाँ पर कट गया है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको इधर ले जाते हैं। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये आपका इधर तो 131 बच रहा है, इज इक्वल टू 8 ×
मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका ये पूरा 13 प्लस 297 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 131। अब ये कितना है 13 गुना 8, तो 13 की हम यहाँ पर 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 13 अट्ठे होता है आपका 104। 13 तो 104 इधर यहाँ पर ही 104 आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 104 प्लस 8 इंटू 297 डिवाइडेड बाई एक्स। तो 104 इधर आके ये माइनस होगा, तो 131 में से जब 104 माइनस करेंगे तो ये आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 27 आएगा। अब देखिए ये आपका 27 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 27 आएगा। तो 27 इज इक्वल टू 8 इंटू 297 डिवाइडेड बाई एक्स। हमें वैल्यू एक्स की निकालनी है, तो एक्स आपका इधर आ जाएगा, 27 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको स्टेप को यहीं पर कम कर लेते हैं। एक्स आपका इस साइड में आ गया और 27 आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये आपका यहाँ पर 27 है, ये 27 आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको हम जो कटता है तो उसको काट लेते हैं और बाकी जो होगा अपना हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो देखिए अब इसको सबसे पहले हम यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका कितनी बार कटेगा। अगर हम 27 से इसको काटते हैं तो देखिए 27 एकम 27, फिर 27 बचेगा तो 11, और 11 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 88 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी जो उसने बीच वाली जर्नी तय की थी वो किस स्पीड से की थी 88 kmph किलोमीटर पर आवर से उसने तय की थी। यानी जो एक्स की वैल्यू थी यहाँ पर देखिए ये जो एक्स है एक्स किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना था, ये आपका 88 था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। अ मैन स्पेंड 76% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन रुपीज ऑन द रेंट ऑफ हिज हाउस। 76% जो थी उसने अपने हाउस रेंट पर खर्च कर दी। ठीक है, तो इतना महंगा घर लेने की जरूरत क्या थी भाई। 76% जो सैलरी है उसने अपने हाउस रेंट पर ही खर्च कर दी। इफ एवरी मंथ ही ऑल्सो स्पेंड 976 ऑन हिज कन्वीनियंस एंड 5629 ऑन हिज ग्रोसरी एंड सेव्स द रिमेनिंग 349। अब देखिए 76 रेंट देने के बाद उसके पास क्या क्या बचा, हमें ये दिया हुआ है। तो उसने 76 के अलावा और क्या क्या खर्च किया, 976 रुपये जो है वो अपने किराने के सामान पर खर्च करता है। 5629 और भी खर्च करता है, अच्छा वाहन पर और किराने के सामान पर खर्च करता है, और इतने बचा लेता है। तो ये किसकी वैल्यू है, देखिए मान लीजिए 100% वैल्यू थी उसकी, 76 इसने रेंट पे खर्च कर दी तो इसको हटा लो, बाकी बची कितनी 24% में आपने उसने क्या क्या किया, 976 अपने वाहन पर खर्च करे, 5629 अपने किराने पर खर्च करे और 349 रुपये उसने बचा लिए। यानी 24% की जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो है आपकी 976 प्लस 5629 प्लस 349। जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाता है, ये आता है आपका, ये टोटल आता है आपका 6,954 रुपये। यानी कि 24% की जो टोटल वैल्यू है वो आपकी 6,954 आती है। इसने पूछा है कि उसकी मंथली सैलरी जो थी वो क्या थी, उसकी मासिक वेतन जो है वो क्या है। तो 24% की वैल्यू ये है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो 6954 डिवाइडेड बाई 24, ये आपकी 1 की आ जाएगी। 24 ये कितने की आएगी, 1 की, लेकिन हमको 100 की निकालनी है तो 100 की यहाँ से निकल जाएगी। अब जब इसको हम यहाँ पर काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आपका कितनी बार कटेगा, ये 289, ये कितनी बार कटेगा 289.75। मैंने पहले ही काट लिया था जिससे कि वीडियो में फिर ज़्यादा टाइम ना लगे, लेकिन आप इसको एक बार करके जरूर देखें। तो देखिए पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है, लेकिन 100 की मल्टीप्लाई भी है, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 28,975 रुपये। ठीक है, 28,975 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। ए क्या है, जहाँ पर साइड है। ठीक है, क्यूब की बात हो रही है तो साइड जो है वो सारी आपकी सेम होती है। तो यहाँ पर क्या है, साइड आपकी 119 दे रखी है, तो 6 इंटू 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आएगा आपका 119 का स्क्वायर आपका यहाँ पर कितना आता है, वो आता है 14161। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 कम 6, 6 36 और 6 कम 6 और 3 9, तो 996 आपका कहाँ पर है, 996 आपका एक ही ऑप्शन में है। 84,996 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। The list price of an article is 5,700 and discount of 6% is offered on the list price. What additional discount percentage on the already discounted price must be offered to the customer to bring the net selling price to
1875.30। ये कह रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 5,700 रुपये है, उसके सूची मूल्य पर 6% की छूट दी गई, यानी उसके अंकित मूल्य पर 6% की छूट दी जाती है। और उसके बाद वो उस आर्टिकल को 1875.30 में बेचता है। तो ये पूछ रहा है कि उसने दोबारा से कितनी छूट दी थी। तो पहले देखिए वो कितने का था आर्टिकल, 5,700 का था, ठीक है, 5,700 का था, उसने 6% का डिस्काउंट दिया। तो 6% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 94 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पर वो कितनी छूट दे कि वो जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो 1875.30 हो जाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि उसने x% की छूट दी थी। तो x% की छूट देने का मतलब है कि 100 में से x हम माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 100 लिख देंगे। क्यों, जैसे 6% की छूट दी तो हमने 100 में से 6 माइनस करा और 94 लिख दिया, इसलिए हमने माना कि x% की उसने छूट दी थी तो 100 माइनस x लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो यहाँ पर काट लिए हैं। 100 की मल्टीप्लाई आपकी इधर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 57 इंटू 94 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 187,530। 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पॉइंट आपका यहाँ पर हट जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर काट सकते हैं। देखिए कैसे काटेंगे। सबसे पहले जब हमने इसको काटा 94 से, जब हमने इसको 94 से काटा, क्योंकि देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 57 और 94 को, ठीक है। 94 और 57 को हमने यहाँ पर लिख दिया। जब हम इसको 94 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आया 1995, ठीक है, 1995 आया। उसके बाद जब इसको 57 से काटा गया तो ये हमारा सीधा सीधा यहाँ पर 35 आंसर आ गया, ठीक है। तो लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया, ये किसकी वैल्यू आई, आपकी 100 माइनस एक्स की वैल्यू आई। ये 100 माइनस एक्स की वैल्यू आई 35। तो इससे हम यहाँ पर अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या क्या माना था, एक्स को माना था हमने कि हमने x% का डिस्काउंट दिया है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 35 यानी 65%। जो दूसरी छूट उसने दी थी, जो दूसरा डिस्काउंट दिया था वो 65% का था। इसलिए जो 5700 की चीज़ थी, दो डिस्काउंट देने के बाद, पहला 6% का और दूसरा 65% का देने के बाद वो 1875.3 की रह गई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, ए ट्रेन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए बाय द स्पीड ऑफ by the same route at 18 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द टू वे जर्नी। एक ट्रेन ए से बी तक जाती है, ठीक है, 9 kmph की स्पीड से, और फिर बी से ए तक आती है 18 kmph की स्पीड से। तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है दोनों तरफ की, इधर से इधर जाने और यहाँ से यहाँ आने में। तो हमने आपको बताया कि अगर दो स्पीड दे रखी है तो आपको क्या करना है, पहली स्पीड को अगर हम ए मानते हैं, दूसरी स्पीड या एक्स वाई मान लीजिए, क्योंकि ए भी हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया है डिस्टेंस का। तो क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो देखिए 2 इंटू 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 18 आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 9 तिया 27 और 3 से 6 बार और 6 दूनी 12, 12 जो होगी वो आपकी 12 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी पूरी जर्नी की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या है, आंसर देना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द डिफरेंस इन द प्रोग्राम कंडक्टेड इन एरियाज आर एंड एम इज 84, यानी आर और एम, आर आपका कितना है, आर जो है वो आपका 82.8 डिग्री है और एम जो है वो आपका 68.4 डिग्री है। टोटल आपका कितना होता है, टोटल आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है, टोटल आपका 360 डिग्री होता है। लेकिन हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है, इसने इन दोनों के डिफरेंस की बात की है। तो 82.8 माइनस 68.4 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 68 से 8 और 4 12 तो 14.4 जो है वो आपका यहाँ पर डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इसने दी है 84, यानी 14.4 डिग्री की वैल्यू 84 है। तो 1 डिग्री की हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, 84 डिवाइडेड बाई 14.4। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि देन द एवरेज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कंडक्टेड इन एरियाज एक्स एम एंड आर। एक्स एम एंड आर, एक्स आपका 72 है, आर आपका 82 है, 0.8 है और एम आपका 68.4 है। किस किस की आपको निकालनी है, एक्स की, एम की और एन की। एक्स की सॉरी आर की नहीं निकालनी है, अब हमको किस किस की निकालनी है यहाँ पर, एक्स की, एम की और एन की। तो 68.4, 54 और 72, इन तीनों का जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं, देखिए 0.4 तो रहेगा ही, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 8 2 10 और 4 14, यहाँ पर क्या है 4 आया, यहाँ पर क्या आया 4 आया,
और उसके बाद जब हम इसको ऐड करते हैं 7 6 13, 13 और 5 18 और 1 19, 194.4 जो है वो आपकी यहाँ पर टोटल डिग्री आई है और टोटल डिग्री आपकी ये आ गई है। तो इसका अभी हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। ये हमने तीनों को ऐड कर लिया है, एवरेज के लिए हम इसको 3 से यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे। 3 से यहाँ पर डिवाइड करने के बाद ये हमारा जो है एवरेज आएगा और एवरेज के लिए ये इतना डिग्री है और 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 84.14.4 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 194.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे तो 84/14.4, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है इंटू ठीक है। तो इसको हमें अब यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट से हटा देते हैं और इसको जब यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका 12 से कट जाएगा। 12 से कैसे कटेगा, तो हम जानते हैं 12 बार में 144 होता है और 12 सत्ते 84, ये आपका 7 बार यहाँ पर कटा है, ये आपका 7 बार कट चुका है। उसके बाद हम अगर देखें तो ये कितना आया 19, इसको अगर 3 से काटें तो ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 छक 18, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम 12 से काटें तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, कितना आ गया 12 पंजे 60 और 12 चौके 48। उसके बाद ये हमारे पास कितना बचा है 54 और 7, तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 36 37, 378 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एट व्हाट रेट % पर एनम will a certain sum of money multiply itself by 1.2769 times in 2 years, the interest being compounded annually, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ये कह रहा है कि 1.27 टाइम हो जाना चाहिए क्या जो अमाउंट है। तो हमारा प्रिंसिपल हमने पी मान लिया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1.2769 पी, यानी अमाउंट का इतना गुना होना है। तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन यहाँ पर लगाते हैं, फॉर्मूला मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा हमारा ये 1.2769 पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर कितना है, आर हमें निकालना है, आर बाई 100 की पावर एन की जगह हमारा 2 आएगा, पी से यहाँ पर पी कट जाएगा, ये 2 यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आकर ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी लगभग वो कितनी होगी 1.27698 की जो वैल्यू अप्रॉक्स होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी 1.13, ठीक है। कितनी वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 1.13 और इज इक्वल टू आपका क्या चल रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 चल रहा है, 1 आपका इधर आ जाएगा यानी कि माइनस होगा, तो आर डिवाइडेड बाई 100 की वैल्यू आपकी 0.13 होगी और आर की वैल्यू यहाँ पर 13% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज पर, जिसके आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, select the option that can used as one word substitution for the given group of words। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, इसके लिए ये क्या है आपका अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली फिजिकल मैटर एग्जिस्ट। अच्छा, फिजिकल मैटर एग्जिस्ट की जो बात करते हैं, दैट एवरीवन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो सिर्फ फिजिकल मैटर ही है, भौतिक चीज़ें ही हैं, मतलब कोई भी ये लोग गॉड वगैरह को नहीं मानते हैं। तो ये कह रहा है कि सब चीज़ को मैटर से ही यानी पदार्थ से ही समझाया जा सकता है। तो आपके नोमिनलिस्ट होते हैं या आपके एम्पिरिसिस्ट होते हैं या आइडियलिस्ट होते हैं, तो वो होते हैं आपके मेटेरियलिस्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें नॉमिनलिस्ट की, तो नॉमिनलिस्ट कौन होते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि जो एब्स्ट्रैक्ट सब्सटेंसेस हैं उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। एम्पिरिसिस्ट की अगर बात करें तो ये आपके कौन होते हैं, नॉलेज कम्स ओनली फ्रॉम सेंसरी मोटर, ये लोग मानते हैं जो नॉलेज है हमारी ये सिर्फ हमारे जो सेंसरी मोटर ऑर्गन्स हैं, सेंसरी मोटर संवेदी गामक क्रियाएं जो है वहीं से आती है। और आइडियलिस्ट जो हैं वो क्या मानते हैं, वो बिलीव करते हैं कि रियलिटी इज म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड और इमेटीरियल, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा आपका थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर जंबल पैराग्राफ दिया हुआ है, सेंटेंसेस को आपको यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। Technological advancement have transformed the way we communicate, making it faster and more efficient। तो क्या आपका सेंटेंस ए से स्टार्ट हो सकता है? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसने देखिए टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करी है। टेक्निकल एडवांसमेंट क्या है, यानी कि ये किसी चीज़ को जनरलाइज कर रहा है। तो किसको जनरलाइज कर रहा है अभी आगे पता चल जाएगा।
हाउएवर, देखिए हाउएवर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये तो बी से तो सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो बी वाले ऑप्शन को आप हटा दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, सी है, विद द एडवांट ऑफ स्मार्टफोन एंड द इंटरनेट पीपल कैन नाउ स्टे कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। एक तरह से देखिए ये यहाँ पर जो है एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बात बताई गई है कि आपका जो स्मार्टफोन और इंटरनेट है उसके थ्रू आप ग्लोबली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कह सकते हैं हम कि आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सी से देखिए वैसे ए की स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर फिर आपका यही होगा। ए से तो स्टार्ट आपका नहीं होगा, क्यों स्टार्ट नहीं होगा? क्योंकि इसने इसको जनरलाइज, इसने इसको स्पेसिफाई किया है। कैसे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट मेकिंग इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, यानी इसको इसने आगे बढ़ाया है। उसके बाद अगर देखें हाउएवर, उसके बाद अगर देखें हाउएवर, हाउएवर देखिए ये एक तरह से यहाँ पर ये कंक्लूजन की तरह काम कर रहा है। तो डी वाला देखिए दिस ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बेनिफिट बताएं। वाइल बेनिफिशियल हैज ऑल्सो लेड टू डिक्लाइन इन फेस टू फेस, जहाँ इसका ये बेनिफिशियल है वहीं ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन को जो है ये डिक्लाइन भी कर रहा है। यानी कि ये जो लोग पहले अगर फ़ोन नहीं थे तो आपस में आकर एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब उस चीज़ को इसने कम कर दिया है, क्योंकि अगर विदेश में भी कोई बैठा है तो हम वीडियो कॉल से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये बात इसने कहने की कोशिश की है। तो सी ए डी बी जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑर्डर होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम of the underlined word given in this sentence. I attempted the test and said the test was arduous। देखिए arduous ये पिछले टेस्ट में भी हमने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या होता है? arduous का मतलब होता है जो चीज़ आपकी थोड़ी डिफिकल्ट होती है और टायरिंग होती है। तो डिफिकल्ट और टायरिंग के लिए क्या पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें इसका सिनोनिम पूछा था, और सिनोनिम क्या था आपका? चैलेंजिंग था। लेकिन यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछ लिया गया है। तो जो चीज़ डिफिकल्ट हो और थोड़ी टायरिंग हो। तो इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, यानी कि चैलेंजिंग हो। तो इंट्रिकेट तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। तो आंसर ये नहीं होगा, चैलेंजिंग भी आंसर नहीं होगा। एफर्टलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें एफर्ट ना लगाना पड़े, बिल्कुल बहुत ही ईजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफिकल्ट था लेकिन एंटोनिम इसका ईजी हो जाएगा। डिमांडिंग यहाँ पर इसका जो एंटोनिम है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट भी हमने आपको अभी कल या परसों के प्रैक्टिस सेट में कराया है। तो फियर ऑफ हाइट आपका क्या होता है? फियर ऑफ हाइट जो होता है वो आपका होता है एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लस्ट्रोफोबिया हमने आपको बताया था, ये क्या होता है? ये होता है जो स्मॉल और कन्फाइंड प्लेस, यानी बहुत ही छोटी छोटी गलियां या इस तरह के स्पेसेस होते हैं। फियर ऑफ कन्फाइंड एंड स्मॉल प्लेसेस का जो फोबिया होता है वो आपका क्लस्ट्रोफोबिया होता है। आर्गनोफोबिया की अगर बात करें तो ये होता है आपका फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी से जिसको डर लगता है, मकड़ी से डर। ठीक है, और हाइड्रोफोबिया हमने आपको बताया था, ये हाइड्रोफोबिया जो होता है आपका, ये भी आपका क्या होता है? फियर ऑफ वाटर। और कल हमने एक और बताया था आपको फियर ऑफ वाटर के लिए, वो था आपका एक्वाफोबिया। ठीक है, एक्वा भी वाटर को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, फियर ऑफ हाइट पूछा है तो आप ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन दी गिवन पैसेज। गिवन पैसेज में जो इनकरेक्टली वर्ड स्पेल्ड वर्ड है वो आपको यहाँ पर छांटना है और बताना है। तो ऑलमोस्ट एवरीवन कम्स अक्रॉस द फ्रेज नॉलेज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन देखिए पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है? गैस्पिंग है, स्टुपेंडस है, बिसीज है और एक्सप्लोजन। देखिए एक्सप्लोजन तो यहाँ पर ही गलत लिखा है, यानी कि यहाँ पर ये सही है। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। वेन एवर वन टॉक अबाउट द प्रीवियस सेंचुरी, ये भी सही है। द इम्प्लीकेशन इज दैट नॉलेज सच दैट वन ऑफ द सराउंड बाई बम्बार्ड बाई द न्यू स्टार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मैन इज द गैस्पिंग। गैस्पिंग जो है वो आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है, यहाँ पर इसने गलत दिया है। गैस्पिंग का मतलब क्या होता है? गैस्पिंग का मतलब होता है जब जो सांस है, सांस जो है वो अटक अटक कर आ रही हो, या तो आपकी ऑक्सीजन की कमी से या फिर किसी और डर की वजह से या सदमे की वजह से, जब हिचकी टाइप बहुत ही तेज सांस आती है तो उसको कहते हैं गैस्पिंग। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट वाला, स्टुपेंडस। स्टुपेंडस जो है वो भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्टुपेंडस का मतलब होता है जो बड़ी ही एक्सट्रीमली इंप्रेसिव और आपकी अमेजिंग चीज़ जो होती है, बड़ी शानदार, उसको स्टुपेंडस कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, 3 गलत हो गए, एक ही आपको बचा है बिसीज। बिसीज जो होती है उसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। एस के बाद इसने आई ई लिखा है, लेकिन एस के बाद ई आई होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करेक्शन करना है। तो ये क्या हो जाएगी सही स्पेलिंग? BESEI, सॉरी नहीं, ये यहाँ पर सही स्पेलिंग लिखिए। इसमें देखिए क्या है, बिसीज। बिसीज ये जो है ये आपके यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये इसमें क्या है? एस के बाद आई और फिर ई आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपका सही दिया हुआ है, और बाकी ये 3 यहाँ पर गलत दिए हुए थे, ये इसमें सही थे। और बिसीज जो है इसमें गलत था और यहाँ पर सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज
एलाइनेटिंग मीन, एलाइनेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है कटिंग ऑफ द आइसोलेशन और आइसोलेटिंग। दूसरा है इन डेप्थ रिसर्च, सोशल इंटीग्रेशन या फिर वार्म एक्सेप्टेंस। तो एलाइनेटिंग का मतलब क्या होता है, एलाइनेटिंग का मतलब होता है किसी को अलग थलग कर देना या समूह से निकाल देना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज होगा, तो कटिंग ऑफ और आइसोलेशन, फर्स्ट वाला ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इन डेप्थ रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पर गहन रिसर्च करना, ठीक है, गहन शोध करना, डिटेल्ड स्टडी करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना। तो इसका मतलब ये होता है। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब होता है, मतलब समाज के लोगों को इकट्ठा करना, एक साथ मिलकर चलना, ये होता है आपका सोशल इंटीग्रेशन। और वार्म एक्सेप्टेंस मतलब जैसे कहते हैं ना हार्दिक अभिनंदन, तो ये वही होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट डज द वर्ड इंटिमिडेशन मोस्ट क्लोजली मीन। अच्छा, यानी कि इसका हमें मोस्ट क्लोजली मीनिंग बताना। तो रेगुलेशन का मतलब, अच्छा पहले इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना, डराना या धमकाना, ठीक है। थ्रेटनिंग एक तरह से, तो थ्रेटनिंग देखिए आपका एक ही ऑप्शन में। डिस्ग्रेस नहीं होगा, डिस्ग्रेस मतलब किसी का अपमान करना। इन्वेस्टिगेशन हमने आपको बता दिया, जांच पड़ताल करना। और रेगुलेशन जो आपके रूल रेगुलेशन होते हैं किसी चीज़ को चलाने के लिए, किसी मतलब रूल को ऑफिशियली जो रूल होते हैं उनको आपको रेगुलेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव आपको यहाँ पर बताना है। द मूवी वाज सो डैश दैट आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। मूवी कैसी थी कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो यहाँ पर सैड तो हो नहीं सकती, सीरियस भी नहीं हो सकती, डिप्रेसिंग भी नहीं हो सकती। अगर हंसी आएगी तो जो मूवी है वो आपकी हिलेरियस होगी। हिलेरियस का मतलब होता है बड़ी ही फनी और मजेदार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर एकदम सही एडजेक्टिव होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिल इन द ब्लैंक है। तो ही कंप्लीटेड डैश असाइनमेंट ऑन टाइम। तो सेवरल असाइनमेंट, ऑल असाइनमेंट, ईच असाइनमेंट या फिर फ्यू असाइनमेंट। देखिए इसमें बड़ी ही माइनर सी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर असाइनमेंट लिखा है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आप सेवरल यूज़ नहीं कर सकते। सेवरल का यूज़ आप बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा। इसी तरह ऑल भी बहुत सारी चीज़, और फ्यू जो है, फ्यू में भी आपकी एक से ज़्यादा ही आती हैं कुछ चीज़ें। तो इन तीनों का यूज़ जो है हम प्लूरल के लिए करते हैं, लेकिन ईच जो है उसका हम सिंगुलर के लिए करते हैं। तो ही कंप्लीटेड ईच असाइनमेंट ऑन टाइम। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। इफ नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, नो लिख देना है। वी स्पॉटेड डैश आउल सिटिंग ऑन द ट्री लास्ट नाइट। हमने एक आउल को स्पॉट किया। आउल से पहले क्या आएगा, ए एन का, ए एन या फिर द। तो ओ देखिए क्या है, ये आपकी वोवल साउंड दे रहा है, तो एन आउल आ जाएगा। एन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, हिंदी भाषा। इसके भी हमको यहाँ पर 10% करने हैं। तो देखते हैं पहला आपका क्या है। सामने मैदान में डैश लोग हैं। भारी लोग नहीं, बड़ी लोग हैं, अनेक लोग हैं या अनेकों लोग हैं। अनेकों कुछ नहीं होता है, अनेक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जो कम जानता है उसको क्या कहते हैं, भिज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ या फिर अनभिज्ञ। तो अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। अल्प माने कम, ज्ञ माने जानना। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। जहाँ यहाँ पर बात करें अगर हम अभिज्ञ की, तो जो अच्छी तरह से जानता हो, भिज्ञ या अभिज्ञ जो अच्छी तरह से जानता हो। अज्ञ की बात करें जो कुछ ना जानता हो। और अनभिज्ञ की बात करें तो अनभिज्ञ होता है जो अनजान हो। अनभिज्ञ क्या है आपका, जो अनजान हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका अल्पज्ञ होगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। माता बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलाती है, सोती है या फिर सुलवाती है। तो देखिए दूसरे से काम करवा रही है, यानी कि प्रेरणार्थक शब्द आपका यहाँ पर है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, दूसरे से काम करवा रही है, सुलवा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मैं आपके विचारों से डैश सहमत हूँ। इधर सहमत हूँ, पहले सहमत हूँ, सर्वत्र सहमत हूँ। सर्वत्र, सर्वत्र सहमत नहीं हो सकता। अंशतः मेरे अंशतः जो आपका यहाँ पर मतलब मैं तुम्हारे विचारों से ठीक है थोड़ा थोड़ा सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत नहीं। यहाँ पर अंशतः ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सदाचार का विलोम क्या होता है। सदाचार मतलब हो जाएगा कदाचार। सदाचार और कदाचार ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ पर क्या है आपका पैसेज आ गया है और इससे रिलेटेड आप 5 प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। पुरातन का सबसे सटीक विलोम, तो पुरातन का हम जानते हैं वैसे तो न्यूतन होता है, बाकी इसमें भी देख लेंगे हम, नूतन होता है। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, उपरोक्त गद्यांश के लिए शीर्षक देखना है हमें, वो पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा। मार्गदर्शक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको देखना है, ठीक है। और लेखक के अनुसार रैदास के साहित्य का पुनर्पाठ क्यों किया जाना चाहिए, तो इसको भी देखेंगे। और आपका अगला है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य असत्य है। असत्य है, रैदास ने स्वयं अपने जीवन में वैषम्य, और चलिए देख लेंगे ये आपका क्या है, पैसेज को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर पैसेज है आपका, संत रैदास की विचारधारा आज भी प्रचलित सामाजिक अंतर विरोधों एवं समस्याओं का समाधान निकालने में एक समय तक
एक सीमा तक सहयोग दे सकती है। उनकी वाणी में दीनहीन और शोषितों के प्रति एक विकल्प, पीड़ा, अपमान के विरुद्ध समाधान के प्रतिबल, घुटन तथा समस्याओं के प्रति एक जागरूक दृष्टि थी तथा वे यह भली प्रकार जानते थे कि परातनता से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए, परंपरा को किस स्थान तक सुरक्षित रखा जाए, किस स्थान तक सुरक्षित और नवीन परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार मार्ग बना जाए। उनके काव्य में वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भेदभाव तथा कर्मकांड के प्रति गहरा क्षोभ अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने तमाम तरह के वैषम्य और दुख दर्द स्वयं भोगा था, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति में सत्य और अनुभूति का बल है। सामाजिक जीवन में ही हर प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कवि के अनुसार भक्ति का धरातल प्रेम का धरातल है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही एक मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। उनका जीवन और साहित्य अपने युग का ही नहीं, सदा सर्वदा के लिए एक महान विचारक, चिंतक तथा समाज सुधार के रूप में आज की मनुष्यता के विकास के लिए मार्गदर्शक है। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त विसंगतियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि रैदास के साहित्य का पुनर्पाठ किया जाना चाहिए। देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर आपका ये भी मिल गया। और शोध के माध्यम से अनछुए पहलुओं को उजागर किया जाना चाहिए। तो पहला तो क्या हो जाएगा, पुरातन का सटीक विलोम आपका नूतन हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है, इसने पूछा है कि इसके लिए एक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो रैदास और आधुनिकता होगा क्या, कबीर का जीवन, मनुष्यता के सर्जक रैदास या फिर कबीर के समकालीन। तो ये तो नहीं होगा, कबीर से रिलेटेड है ही नहीं। रैदास और आधुनिकता का कोई यहाँ पर ऐसा सहयोग हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मनुष्यता के लिए उन्होंने मनुष्य के ऊपर बात की कि मनुष्य कैसे महान हो सकता है, क्या वो जन्म से होगा या फिर अपने कर्म से होगा। तो मनुष्य के सर्जक रैदास, ये आपका सही टॉपिक शीर्षक यहाँ पर होगा, टाइटल होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मार्गदर्शक, तो पथ प्रदर्शक सही है, दिग्दर्शक भी सही है। दूरदृष्टा कहते हैं जो विजनरी होता है, जो दूर से ही चीज़ को पहचान ले, ठीक है। तो संदर्शिका भी आपका पथ प्रदर्शक का ही पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ये नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, लेखक के अनुसार रैदास के साहित्य का पुनर्पाठ क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है। तो समाज की विसंगतियों के कारण सहयोग करने हेतु, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। आत्मा और परमात्मा से मिलन के लिए भी नहीं होगा। जीवन को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए नहीं। वर्तमान समाज में व्याप्त विसंगतियां, देखिए ये आया था उसमें, के प्रति जागरूकता हेतु रैदास के साहित्य का पुनर्पाठ किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर कौन सा असत्य है, पूछा है कौन सा असत्य है। तो रैदास ने स्वयं अपने जीवन में वैषम्य और दुख दर्द भोगा था, बिल्कुल सही है, ये आया था स्टार्टिंग में। विचारों की श्रेष्ठता ही मनुष्य को महान बनाती है, बिल्कुल सही, ये बात उन्होंने बोली है। रैदास के काव्य में वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भेदभाव और कर्मकांड के प्रति गहरा क्षोभ अभिव्यक्त हुआ है, ये भी है। ये तीनों आपके इस गद्यांश में आए हैं। तो एकमात्र बचा यही आपका क्या है, रैदास का साहित्य आवश्यकता अनुसार पुनर्पाठ किया जाना चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार नहीं, इसका तो जो पुनर्पाठ है वो किया ही जाना चाहिए, ठीक है। किया जा चुका है, तो जा चुका है दिया है, तो ये नहीं, इसका किया जाना चाहिए, ये आएगा। किया जा चुका है का मतलब है कि पहले किया जा चुका है, भाई अब भी करना चाहिए। उन्होंने जो लिखा है उसको अब भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल आज भी जो समाज में विसंगतियां हैं उनको उजागर करता है, और यही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरह से आपके इस प्रैक्टिस सेट के टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये जो क्वेश्चन थे ये आपके कहाँ से लिए थे, तो पीजीटी का पेपर 2025 जुलाई में हुआ था, इंग्लिश का पीजीटी इंग्लिश, वहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए गए थे। आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।